मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुमने ऐसे नहीं पढ़ा होगा। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को कंटिन्यू। तो आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं पहले ही बता दूँ, ये जो सामने तुम्हें नोट्स दिख रहे हैं ये बिल्कुल हैंड रिटन NCERT है, एक भी चीज़ मिस नहीं है इसमें। तो तुम इसे भी रीड कर सकते हो NCERT की जगह, मतलब एक भी वर्ड इधर उधर का भी नहीं है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट इज ओल्ड सिविलाइजेशन। मैनेजमेंट बहुत पहले पुराने समय की चीज़ है। ऑल द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर रिसेंट ओरिजिन। आज कल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिसेंट ओरिजिन की हैं, बट ऑर्गेनाइज एक्टिविटी हैज़ एग्जिस्टेड सिंस द टाइम ऑफ एशियन सिविलाइजेशन। एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना ये एशियन सिविलाइजेशन से चलता आ रहा है। In fact, organizations may be considered a distinguished feature of separate civilized society from uncivilized one. तो uncivilized और civilized जो होते हैं वो separate ones हो जाते हैं. The earliest management practice were set of rules and regulations that are grew out of experience and governmental commercial activities. जो पहले पुराने ज़माने की activities थी management, वो इन सब चीज़ों से बाहर निकल गई थी, जो कि गवर्नमेंटल एंड कमर्शियल एक्टिविटी है, इनसे बन कर निकली थी। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड कॉमर्स ग्रेजुअली लेड टू डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। तो जो डेवलपमेंट इन ट्रेड है वो अल्टीमेटली जो है रिजल्ट करता है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स को बनाने में। द टर्म मैनेजमेंट टुडे हैज़ सेवरल डिफरेंट कॉन्टेशंस दैट हाईलाइट द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इट्स नेचर। The study of management has evolved over a period of time along with the modern organization। तो ये बता रहा है बेसिकली पूरा पैराग्राफ कि पुराने समय में भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करी जाती थी कुछ ना कुछ, लेकिन अब जैसे जैसे समय बदल रहा है और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी बदलती जा रही हैं जैसे जैसे डायनेमिक एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। अब इसके एस्पेक्ट्स को देख लेते हैं पहले। मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट को आज हम पढ़ेंगे, आज से मतलब यही से चालू करेंगे। What is an art? Art is a skillful or personalized application on existing knowledge to achieve deserved result। डिज़ायर्ड आना चाहिए वैसे तो। आर्ट जो है वो स्किलफुल, आपने देखा होगा जो आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल होते हैं और पर्सनली अप्लाई करते हैं अपनी आर्ट को। तो वो एग्जिस्टिंग नॉलेज के ऊपर टू अचीव डिज़ायर्ड रिज़ल्ट, नए रिज़ल्ट्स को पाने के लिए वो अपनी आर्ट को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं अपने ही पर्सनलाइज वे के अंदर। जैसे कोई सिंगर है, वो मतलब 5 सिंगर हैं तो पाँचों सिंगर अपने अपने धुन में उस गाने को गाएंगे और इससे ही उनका पर्सनलाइज एप्लीकेशन होगा। अब आगे देख लेते हैं। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस सिंस आर्ट इज़ कंसर्न विद पर्सनलाइज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। पर्सनलाइज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज से कंसर्न है आर्ट जो है। अपने आप से एक आर्टिस्ट जो प्रैक्टिसेस है मैनेजमेंट की वो अपने हिसाब से परफॉर्म करता है। इंजीनियरिटी एंड क्रिएटिविटी इज़ रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस द बेसिक प्रिंसिपल्स लर्न। तो जो है इंजीनियरिटी और क्रिएटिविटी मतलब एक क्रिएटिव माइंड का ज़रूर रिक्वायरमेंट है कि ये प्रैक्टिस करी जा सकें। द बेसिक फीचर ऑफ एन आर्ट एज़ फॉलोज़। तो फीचर ऑफ आर्ट है 3 हैं और इनको भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला जो है कैरेक्टरिस्टिक या फिर कहो फीचर आ जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट प्री सपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट जो होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, यानी कि लिखी हुई बातें होती हैं कुछ ना कुछ। मतलब एक्सपर्ट्स इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज हैव derived certain basic principles which are applicable to a particular form of art। तो कुछ ना कुछ अपनी अपनी फील्ड में जो प्रिंसिपल्स हैं वो निकाले गए हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स, ताकि अपनी अपनी आर्ट को डिराइव्ड रिजल्ट्स लाए जा सकें अपनी अपनी आर्ट से। सेकंड आ जाता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। जैसे कि अभी हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर भी पढ़ा, द यूज़ ऑफ बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जो आर्ट है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कि म्यूज़िक जो है 5 सिंगर्स अगर गाने लगे एक ही सॉन्ग को तो वो अपने अलग अलग वे के अंदर गाएंगे, अपनी अपनी पर्सनलाइज एप्लीकेशन देंगे उस आर्ट को। आगे पढ़ते हैं। देयरफॉर इज़ अ वेरी पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट है ये एक बहुत ज़्यादा। और फॉर एग्जांपल द डांसर्स टू स्पीकर्स टू एक्टर्स एंड टू राइटर्स ऑलवेज डिफर डेमोन्स्ट्रेट देयर आर्ट। तो ये सब जो लोग हैं, आर्टिस्ट जो लोग होते हैं, वो अपनी अपनी आर्ट को, मतलब एक ही काम अगर 2 आर्टिस्ट को दे दी जाए तो वो अपने अपने ढंग से उस काम को करेंगे, अपनी अपनी आर्ट का पर्सनलाइज एप्लीकेशन करेंगे बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये आ जाता है तीसरा फीचर। ऑल आर्ट इज़ अ
प्रैक्टिकल आर्ट जो मतलब ओवरऑल आर्ट है वो प्रैक्टिकल होती है। आर्ट इन्वॉल्व्स द क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। जो आर्ट है उसके अंदर ये इन्वॉल्व होता है कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज लिखी हुई है उसको ही बार बार प्रैक्टिस करना। वी नोट दैट म्यूज़िक इज़ बेस्ड ऑन 7 बेसिक नोट्स। 7 बेसिक नोट्स के ऊपर म्यूज़िक होता है, जो कि सारे गामा पा धा नी सा जो होते हैं ना, वो 7 म्यूज़िक नोट्स होते हैं, इन पे बेस्ड होता है। हाउएवर व्हाट मेक्स द कंपोजिशन ऑफ म्यूज़िक यूनिक। म्यूज़िक का कंपोजिशन यूनिक क्या बनाता है और डिफरेंट इज़ द यूज़ ऑफ दीज नोट्स इन अ क्रिएटिव मैनर। इस नोट्स को अलग अलग क्रिएटिव मैनर के अंदर यूज़ करना इनके यूज़ को डिफ़र कर सकता है। दैट इज़ एंटायरली हिज ओन इंटरप्रिटेशन। आर्टिस्ट की खुद की इंटरप्रिटेशन है, जैसे कि हमने पर्सनलाइज एप्लीकेशन के अंदर पढ़ा, थोड़ा सा रिलेटेड है। और बस इतना ही है इसके अंदर। बस इसमें ये है, कुल मिला के एक बार बता देता हूँ मैं दोबारा से कि जो म्यूज़िक, जैसे म्यूज़िक 7 बेसिक नोट्स पर है और उसकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग म्यूजिशियन अलग अलग तरीके से करेंगे, अलग अलग तरीके से उसे प्रेजेंट करेंगे, तो वो उसे डिफरेंशिएट कर देगा। अभी आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ये हमें वैलिडिटी प्रोवाइड करेंगे कि ऊपर के 3 पॉइंट सही हैं क्या, मैनेजमेंट एक आर्ट है भी या नहीं, ये उसे मतलब एक तरह से बताएंगे हमें कि वो है या नहीं है, और वैलिडिटी चेक करेंगे। मैनेजमेंट कैन बी सेड टू बी एन आर्ट सिंस इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो मतलब ये तीनों क्राइटेरिया जो है मैनेजमेंट फॉलो करती है। अभी देख लेते हैं। अ सक्सेसफुल मैनेजर प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट इन डे टू डे लाइफ। एक सक्सेसफुल मैनेजर जो होता है वो डे टू डे लाइफ के अंदर अपनी मैनेजमेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। जॉब्स ऑफ मैनेजिंग एन एंटरप्राइज बेस्ड ऑन स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। तो जो मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड होती हैं। सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं। देयर आर वेरियस थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। थ्योरी बहुत सारी है मैनेजमेंट के अंदर, एज प्रोपाउंड बाय मैनी मैनेजमेंट थिंकर्स विच प्रिस्क्राइब सर्टेन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। तो कुछ जो पुराने समय के मतलब जो थिंकर्स थे उन्होंने अलग अलग प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए हैं। तो बेसिकली जो मैनेजमेंट है वो थ्योरी पर बेस्ड है, ये इसको सिग्निफाई करता है। अ मैनेजर अप्लाइज दिस रिक्वायर्ड नॉलेज, तीसरा पॉइंट है बेसिकली, इन आ पर्सनलाइज एंड स्किलफुल मैनर इन अ लाइट ऑफ रियलिटीज़ ऑफ अ गिवन सिचुएशन। तो इसका मतलब ये है कि एक मैनेजर जो है वो गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस आर्ट को वो अपनी पर्सनलाइज एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली लगाता है और परफॉर्म करता है, ताकि वो उस गिवन सिचुएशन से बाहर निकल सके या फिर उसको अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो वो अपनी पर्सनलाइज एप्लीकेशन का यूज़ करता है। ये पॉइंट हमें ये सिग्निफाई करता है। तो हम इसे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्योंकि वो ये तीनों फंक्शंस और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको फॉलो करता है। तो मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं जो कि है मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब हमें ये पता लगेगा कि मैनेजमेंट एक साइंस है भी या नहीं। मैनेजमेंट नहीं, साइंस इज़ अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रुथ और ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉस। द बेसिक फीचर्स ऑफ साइंस एज फॉलोज, यानी कि बेसिक फीचर ऑफ साइंस एज फॉलोज है। बेसिकली एक साइंस क्या होता है, वो एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है और उसके अंदर सर्टेन रूल्स, गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स भी होते हैं। और अब आगे देखते हैं क्या है। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है या क्या वो फीचर है वो है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब मैं पिछले पेज की तो गारंटी ले सकता था कि वो मतलब पूरा एनसीईआरटी वाला था, इससे एक बार तो मैच कर लेना। वैसे मेरे हिसाब से ये भी फुल एनसीईआरटी वाले ही नोट्स हैं। एक बार मैच ज़रूर कर लेना, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ बिल्कुल सारी चीज़ें इसके अंदर कवर है, वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। रीडिंग के लिए कह रहा हूँ मैं बस। साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस जो है वो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इट्स प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। पहले तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब समझो। मतलब तुमने 10th की साइंस के अंदर, नहीं उसमें 9th की साइंस में पढ़ा होगा तुमने, जैसे टू एवरी एक्शन इट हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये वाली तुमने वो पढ़ी होगी, लॉ ऑफ मोशन। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई कॉज होता है और उसका कोई ना कोई इफ़ेक्ट होता है। तो मतलब इससे तुम रिलेट कर सकते हो उसे। और अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। फॉर एग्जांपल अ फिनोमेना ऑफ एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री टुवर्ड्स ग्राउंड एक्सप्लेन बाय लॉ ऑफ ग्रेविटी। मतलब जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी जब न्यूटन ने निकाला था तो उसके ऊपर जो सेब गिरा था, एप्पल गिरा था, वो इसे मतलब एक तरह से ये उसका एग्जाम्पल है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का और सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का भी।
सेकंड फीचर या फिर एक और कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। वैसे तो होना चाहिए ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर फर्स्ट डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन अंडर कंट्रोल कंडीशंस। इसका मतलब यह है कि पहले जो है ऑब्जर्वेशन से प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, देन उन्हें टेस्ट किया जाता है एक्सपेरिमेंटेशंस के थ्रू। तो वो बेस्ड होते हैं एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के ऊपर। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन। मतलब ये प्रिंसिपल जो है वो कहीं पर भी यूज़ हो सकते हैं, यूनिवर्सली हर एक सिचुएशन पे यूज़ तो हो सकते हैं, लेकिन उन्हें ये हमें थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनके अंदर। अभी हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा आगे चला गया, सॉरी। बट वो यूनिवर्सल होते हैं, वो हर जगह अप्लाई हो सकते हैं। जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा यहाँ पे ऑल परवेसिव, तो वो भी तुम लिख सकते हो, लेकिन यूनिवर्सल वैलिडिटी लिखना जब इसके बारे में पूछे तो। अब हम इसके वो वाले वही पॉइंट्स देख लेते हैं जो इसे वैलिड बनाते हैं या एक इनवैलिड बनाते हैं एज अ साइंस। तो बेस्ड ऑन द अबव फीचर्स वी कैन से दैट मैनेजमेंट हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। अब हमें पता चलेगा कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस हैं मैनेजमेंट के अंदर। तो दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, मैनेजमेंट हैज़ पहला पॉइंट ही देख लेते हैं। मैनेजमेंट हैज़ अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, इट हैज़ इट्स ओन थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स दैट हैव डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मैनेजमेंट के पास अपनी एक थ्योरी है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरी है, जो कि उसने खुद डेवलप करी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो उसने खुद नहीं, मतलब डेवलप होती गई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट it also draws on the either disciplines such as economics, sociology and mathematics like all other organized activity। मतलब जैसे कि ये सब्जेक्ट्स भी बने हुए हैं। और हाँ, तो मैनेजमेंट के अंदर सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, इस वजह से ये सब्जेक्ट्स भी बन पाए हैं। लाइक ऑल अदर ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी मैनेजमेंट हैज़ इट्स ओन वोकेबुलरी। मैनेजमेंट के अंदर भी अपनी एक वोकेबुलरी है, यानी अपनी एक तरह से लैंग्वेज है टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑफ अस डिस्कस स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट एंड सॉकर यूजिंग अ कॉमन वोकेबुलरी दैट प्लेयर्स ऑल्सो यूज दीज टर्म्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो हम भी कोई एक हम अलग सी लैंग्वेज बना लेते हैं इन स्पोर्ट्स को डिस्कस करते हुए। सिमिलरली मैनेजर्स नीड्स टू कम्युनिकेट विद वन अनदर विद द हेल्प ऑफ कॉमन वोकेबुलरी। उनको मैनेजमेंट के अंदर जो मैनेजर्स हैं उन्हें भी कॉमन वोकेबुलरी के अंदर कम्युनिकेट करना चाहिए फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर वर्क सिचुएशन। अपनी वर्क सिचुएशन को बेटरली अंडरस्टैंड करने के लिए उन्हें भी ये अप्लाई करना चाहिए, और मैनेजर वो अपनी एक वोकेबुलरी कॉमन यूज़ करनी चाहिए। अब सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहता है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन से बहुत लंबे समय पर चलने के बाद ये इवॉल्व हुए हैं। हाउएवर सिंस मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बींग्स द आउटकम्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट केपेबल ऑफ बीइंग एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड और रेप्लिकेटेड। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन के जो असली ज़िंदगी में जो सिचुएशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिफरेंट होती है इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने से। तो ये प्रिंसिपल एक्यूरेटली और रिपीटेडली अलग अलग सिचुएशन पर अप्लाई नहीं हो सकते हैं, एक्यूरेटली बेसिकली। आगे देख लेते हैं, देयरफॉर मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज इनएग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट को एक इनएग्जैक्ट साइंस बोलेंगे, एज अ साइंस नहीं बोलेंगे, इनएग्जैक्ट साइंस बोलेंगे। डिस्पाइट दीज लिमिटेशन मैनेजमेंट स्कॉलर्स हैव बीन एबल टू find general principles of management, for example scientific management of fuel which you will study in the next chapter। जो कि लिखा हुआ है, हम अगले चैप्टर में जो फ्यूल और उसके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, क्या नाम है, फ्रेडरिक विंसलोर टेलर के। ये दोनों प्रिंसिपल्स भी बन चुके हैं, ये वो होने के बाद भी, एक लिमिटेशन होने के बाद भी कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स बने हैं, और बस इस पॉइंट के अंदर यही है। अब आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर, सिंस द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस, देयर एप्लीकेशंस आर एंड यूज आर नॉट यूनिवर्सल, दे हैव टू मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। मतलब इसका ये है कि जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल नहीं कहे जा सकते, क्योंकि उन्हें अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से ढालना पड़ता है, हमें उन्हें अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई करना पड़ता है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन करना पड़ता है बेसिकली, जो हमने आर्ट में पढ़ा। However, they provide managers with certain standardized technique that can be used in a
डिफरेंट सिचुएशन. दीज प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो यूज इन ट्रेनिंग डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स. ये जो प्रिंसिपल्स हैं और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स में भी यूज़ किए जाते हैं. और वैसे ये हमें जनरल एक तरह से रूल्स भी बता देते हैं और हमें रास्ता बता देते हैं, बेसिकली पाथ, कि हमें क्या फॉलो करना है ताकि हम अपने काम को अच्छे से पूरा कर सकें. ये बताते हैं हमें ये, लेकिन हम इन्हें यूनिवर्सली वैलिडेटेड नहीं कह सकते क्योंकि इन्हें पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से यूज़ करना पड़ता है. तो अब आ जाते हैं हम आज के अपने तीसरे टॉपिक के ऊपर गलती से हेडिंग में 2 लिखा है लेकिन वो थर्ड टॉपिक है. ठीक है. येस, वी हैव अंडरस्टूड सो फार द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी टू बी. ये सब नहीं, सीधा हम इसकी वो उस पे आते हैं. टू आंसर द क्वेश्चन कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं, हमें इसके कुछ फीचर्स पढ़ने पड़ेंगे. पहले तो प्रोफेशन समझ लेते हैं क्या होता है. तो जो प्रोफेशन होता है वो एक मतलब स्किलफुल कह लो, नहीं स्किलफुल नहीं कहेंगे, वो तो आर्ट में आएगा. प्रोफेशन जो होता है वो एक मतलब ऐसी एक्टिविटी होती है जो एक क्वालिफिकेशन या किसी डिग्री को करने के बाद हमें अचीव होती है उस प्रोफेशन के अंदर, हम तब एंटर कर पाते हैं. तो अभी इसकी डेफिनेशन मुझे ऊपर मिली नहीं तो मैं हिंदी में ही बताया है. बाकी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर का फीचर पर आ जाते हैं. A profession has a following characteristics. वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. तो इसके अंदर होती है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. वो होती है नहीं होती वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. ऑल प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इंस्ट्रक्शंस. तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है इसके अंदर, और जो कि बिल्कुल सही बात है. प्रोफेशन के अंदर घुसने के लिए कोई ना कोई हमें डिग्री या फिर कोई ना कोई वो लेने पड़ती है क्वालिफ़िकेशन. तो इसका मैंने वो भी नीचे वाला पॉइंट भी यही बता दिया. ये वैलिड है और ये एक मतलब सही पॉइंट है एज अ प्रोफेशन. तो ये पॉइंट वैलिडेट करता है एज अ प्रोफेशन मैनेजमेंट को. रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. द एंट्री ऑफ टू द प्रोफेशन इज़ रिस्ट्रिक्टेड थ्रू अ एग्जामिनेशन और दो नहीं, थ्रू एक्वायरिंग एजुकेशनल डिग्री. कोई ना कोई डिग्री हमें लेनी पड़ती है तभी हम इसके अंदर एंटर कर सकते हैं. जैसे डॉक्टर बनने के लिए हमें नीट का पेपर पूरा मतलब करना पड़ता है और डिग्री लेनी पड़ती है बेसिकली MBBS वगैरह वगैरह. वो उसकी नॉलेज मुझे इतनी नहीं है. लेकिन जैसे CA है तो ICAI जो CA फाउंडेशन वगैरह एग्ज़ाम्स लेता है, इन्हें क्लियर करने के बाद, इन डिग्री को पाने के बाद ही हम प्रोफेशन के अंदर एंटर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया अ कैंडिडेट हैज़ टू क्लियर स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय ICAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया. उसके द्वारा एक एग्ज़ाम लिया जाता है जिसे क्लियर करने के बाद ही कोई प्रोफेशनल या प्रोफेशन में आता है, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है. और तीसरा देख लेते हैं आप. प्रोफेशनल एसोसिएशन. ऑल प्रोफेशंस आर affiliated to professional association which regulates entry, grants certificates and practice, formulates and enforces a code of conduct. To be able to practice in India, lawyers have to become members of bar council. जैसे लॉयर्स को हमारे इंडिया के अंदर बार काउंसिल का मेंबर्स बनना पड़ता है प्रैक्टिस करने के लिए, अपनी जो है लॉ को प्रैक्टिस करने के लिए. उसी प्रकार जो प्रोफेशन है उसके अंदर मतलब प्रोफेशन ही है लॉयर भी. तो इसी वजह से उसके अंदर कोई ना कोई हमें किसी ना किसी एक ऑर्गेनाइज बॉडी के अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ता है तो टू प्रैक्टिस. ठीक है. और अब आ जाता है चौथा फीचर जो कि है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को पढ़ते हैं. ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड्स टू द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स. ऑल डॉक्टर्स फॉर एग्जांपल टेक ओथ ऑफ एथिकल प्रैक्टिस एट द सेम टाइम दे एंटर द प्रोफेशन. जैसे कि हमें पता है कि डॉक्टर जब एक प्रोफेशन के अंदर एंटर करता है तो वो ओथ लेता है एक बड़ी मतलब अच्छी प्रैक्टिस करने की. तो कोई ना कोई एथिकल कोड्स एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक प्रोफेशन के अंदर होते हैं बाय एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो उन एथिकल कोड्स को बनाती है. पांचवा पॉइंट देख लेते हैं. सर्विस मोटिव. द बेसिक मोटिव ऑफ प्रोफेशन इज़ टू सर्व देयर क्लाइंट्स इंटरेस्ट बाय रेंडरिंग द डेडिकेटेड कमिटेड सर्विसेज. तो प्रोफेशन का जो है अल्टीमेट गोल ये है कि सर्विस प्रोवाइड करना अपने कंज्यूमर को, जो कि उन्हें मतलब जो उन्होंने प्रोफेशन जिसके अंदर उन्होंने कर रखा है वो वाली सर्विस. जैसे लॉयर की इंश्योर देयर क्लाइंट्स गेट जस्टिस. लॉयर की सर्विस ये है कि वो अपने क्लाइंट को जस्टिस प्रोवाइड करा सके. जैसे CA की सर्विस ये है कि अच्छे अकाउंट्स दे सके.
और अपना डॉक्टर की अच्छा ट्रीटमेंट दे सके। अब इसके वैलिडिटी पॉइंट्स पर आ जाते हैं। तो मैंने पहले का तो तुम्हें बता दिया था कि वो एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसके एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज़ मार्क्ड ग्रोथ इन मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। इट इज़ बेस्ड ऑन सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, क्योंकि वो सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज के ऊपर बेस्ड होते हैं। इसका बेसिकली मीनिंग ये है, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, वेल डिफाइंड ऑफ नॉलेज, एक ही बात है। तो सेकंड पॉइंट, अब मैं जो है कोई नोट से नहीं अपने आप ही बताऊंगा, ठीक है। तो मैं चारों पॉइंट बाकी के रिस्ट्रिक्टेड एंट्री की बात कर लेते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी भी मैनेजमेंट, कोई भी मतलब जैसे कोई कम पढ़ा लिखा भी आदमी जो है वो किसी भी कंपनी का मैनेजर बन सकता है। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मैनेजमेंट के अंदर नहीं है। अब आ जाता है इसका तीसरा पॉइंट, मतलब कोई भी बन सकता है। सेकंड पॉइंट ये कहना चाहता है कोई भी मैनेजर बन सकता है, कितनी भी क्वालिफिकेशन हो, मैनेजमेंट के अंदर ये फीचर अप्लाई नहीं होता है। तीसरा, प्रोफेशनल एसोसिएशन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी मेंबर एक काउंसिल का जो है रजिस्टर्ड मेंबर होना चाहिए। हमारा भी मैनेजमेंट के अंदर भी एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन टू बी इट्स मेंबर इट इज़ नॉट कंपलसरी टू बी इट्स मेंबर टू बी अ मैनेजर। मतलब एक मैनेजर बनने के लिए उसका मेंबर होना ज़रूरी नहीं है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ ना कुछ कोड ऑफ कंडक्ट वो बनाती है हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो बनाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है उन्हें फॉलो करना, और इंडिया में ज़रूरी नहीं है उन्हें फॉलो करना कंपलसरीली। और तो ये वाला फीचर भी अप्लाई नहीं होता है मैनेजमेंट पे। सर्विस मोटिव, ज़रूरी नहीं है कि हर मैनेजर सर्विस के लिए ही काम करे। उसका मोटिव प्रॉफिट भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है, वेलफेयर भी हो सकता है, और अलग अलग मोटिव्स हो सकते हैं। तो ये वाला फीचर भी अप्लाई नहीं होगा। मैंने इन्हें तो मैं ब्रीफ में बताया, क्योंकि इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है भी नहीं इन्हें। और अभी यहाँ पे हमारे 3 ये वाले टॉपिक्स ख़त्म होते हैं। आगे हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे, और आशा करता हूँ तुम्हें आज वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। आज के टॉपिक थोड़े से लंबे एक्सप्लेन हो गए, मुझे पता है 3 ही टॉपिक करे हमने 20 मिनट में, लेकिन मुझे आशा है कि तुम्हें समझ आया होगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।